पहला सवाल आपके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख लेना, जहां पर आपको समझ में ना आता हो तो आप दोनों मदद ले सकते हो। पहला सवाल है, वायुमंडल विकिरण की कुछ तरंग लंबाई जैसे दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। द एटमॉस्फेयर डजंट अब्सॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ सच एज विजिबल लाइट। एक स्पेक्ट्रम होता ना, उसमें से कई सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस हमारे पास पहुंचते हैं, तो कुछ को ऑब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। इसका कुछ टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था। अच्छा, दूसरा सवाल है, गर्म चीजें जो होती हैं वो ज्यादा वेवलेंथ ना होके शॉर्टर वेवलेंथ को रेडिएट करती हैं। ये हॉटर द ऑब्जेक्ट, शॉर्टर द वेवलेंथ, ठीक है। और थर्ड है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आने वाले सौर विकिरण की तुलना में स्थलीय विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। ठीक है, इस सवाल को करना है आपको, जरा देख के बताओ क्या इसका आंसर होगा, पूरा पढ़ के एक बार। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बी भी दे रहे हैं, तो क्या आंसर होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, पहली बात तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को समझे कैसे हो। ये क्या पूछ रहा है, तो पहले तो कमेंट करो कि आपने इसको सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये इनकरेक्ट पूछ रहा आपसे, है ना। इनमें से अलग कौन सा है ये पूछ रहा हूं, इनमें से अलग कौन सा है ये सवाल पूछ रहा है। गलत, सॉरी, इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहली चीज तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब ये चीजें तो मैंने बताई हुई हैं आपको पहले, ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन लास्ट की क्लास में बताया था। एटमॉस्फेयर डजंट अब्सॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन सच एज विजिबल लाइट। ठीक है, इसको वो पूछ रहा है कि क्या है। देखो होता क्या है ना, मैं आपको वैसे बता देता हूं इसको। जैसे ये अर्थ है, ऐसे भी ले सकते हो, जैसे हमने कहा ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में नीचे गैसेस थोड़ी ज्यादा होती है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, भारी गैसें होती हैं। उसके बाद ये हल्का होते जाता है, ऐसा होता है। ये है अपना सन, मान लो। तो सन से दुनिया भर की रेडिएशन आती है, ठीक है। एक स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम मतलब, स्पेक्ट्रम कह सकते हो एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कह सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके का रेडिएशन आता है, विकिरण आता है, जिसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लैम्डा। जैसे मान लो ये कुछ विकिरण ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, तो इन सब की जो वेवलेंथ है जिसको हम कहते हैं लैम्डा, शीर्ष शीर्ष और या बेस बेस को मिलाने वाला, आपने पढ़ा होगा, ठीक। उसको मिलाने वाला हेड हेड को, उसको लैम्डा कहते हैं। जैसे ये वाली वेवलेंथ लैम्डा जो है ये ज्यादा है और ये क्या है, शॉर्ट है। तो सूरज से जो आता है वेवलेंथ वो बहुत अलग अलग तरीके का आता है। गामा रेज आती है, यहाँ से एक्स रेज आती है, ये बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये एक्सोस्फीयर वाला जो हिस्सा है हमारा, वहीं से ही क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, वापस हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, हमें अंदर तक नहीं आ पाती है। मतलब हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करती, नहीं तो नुकसान हो जाता है। उसके बाद यूवी रेस, इससे थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, अल्ट्रावायलेट वेव्स की। अल्ट्रावायलेट मतलब जिसकी वेवलेंथ इनसे थोड़ी सी ज्यादा हो। अब यूवी रेज में भी अलग अलग कैटेगरी है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। सबसे कम वेवलेंथ होती है यूवी सी की। तो जितनी कम वेवलेंथ की होंगी वो और खतरनाक होती हैं, वो वापस हो जाती है वहीं से या अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। यूवी सी, ये भी आपका जो ऊपर वाला मंडल है अपना, वहां से नीचे नहीं आ पाती है, एक्सोस्फेयर एनोस्फेयर से, ठीक है। उसके बाद जो आती है, कौन सी आती है, यूवी बी आती है, ये खतरनाक है। लेकिन इसको भी समताप मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर में इसको अब्सॉर्ब कर दिया जाता है। ओजोन लेयर लास्ट क्लास में बताया था मैंने, यूवी बी होता है वो, मतलब यूबीसी से ज्यादा वेवलेंथ की। तो ये सवाल बताया था मैंने आपको, ओजोन लेयर होती है, गुड ओजोन मैंने एग्जांपल दिया था इसका। इसके बाद जो हमारे शरीर पे या हमारी बॉडी पे या जमीन पे आती है वो कौन सी होती है, यूवीए, अल्ट्रावायलेट ए वाली आती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के वेवलेंथ, यानी सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। मतलब एटमॉस्फेयर की मर्जी है कि वो किसको आने दे और किसको जाने दे, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों के अलावा एक होता है विजिबल लाइट, जिसके बारे में सवाल पूछ रहा हो। कौन सी लाइट, दृश्य प्रकाश जिसे कहते हैं, जिसको आप VIBGYOR पढ़ते हो आप, वो होता है। उसके बाद होता है इंफ्रारेड, होता है एक,
कौन सा? इंफ्रारेड। यानी विजिबल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? इंफ्रारेड की है, उससे ज्यादा फिर रेडियो वेव्स हो जाती है। समझ गए? तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है वहां से आने वाले को, जो वहां से आ रही हैं उनमें से ये तो दूसरा हो गया है ना, जो विजिबल लाइट है उसको ऑब्जॉर्व नहीं करता है। बात सही है। अगर उसको एटमॉस्फेयर ऊपर ही ऑब्जॉर्व कर देता तो फिर वो नीचे कैसे आती? खुद सोचो, जिससे आपको दिखाई दे रहा है विजिबल लाइट जो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए ठीक ठाक है ना, विबज्योर वाला जो हिस्सा है दृश्य प्रकाश का, वो उसको अगर वो पूरा ही ऑब्जॉर्व कर देगी तो फिर नीचे आपको क्या दिखाई देगा? तो इसलिए कुछ वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व नहीं करती है, उनमें से कौन सी है? जैसे विजिबल लाइट। क्लियर हो गया? बात मेरी समझ में आई? तो पहला वाला क्या है? सही है। तो अल्ट्रावायलेट को ऑब्जॉर्व कर देती है, कुछ एक्सरेज गामा रेज को कर देती है। क्लियर हो गया? दूसरा सवाल, तो ये तो सही है पहला। वस्तु को गर्म करने पर विकिरण की तरंग लंबाई कम होती, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था। क्या बोला था मैंने कहा था जो चीज जितनी गर्म होगी उसकी वेवलेंथ उतनी क्या होती है? शॉर्ट होती है। ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा मुझे भी नहीं आता इसके बारे में फिजिक्स में। यानी जो सूरज से जो वेवलेंथ आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली आती है, ज्यादातर कौन सी आती है? शॉर्ट। यानी इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है जनरली। ठीक है। और पृथ्वी जैसा जो वापस जाता है, पृथ्वी उससे जो सरफेस है वो उससे कम गर्म है, ये लॉन्ग वेवलेंथ, यानी वापसी जो होती है ज्यादा बड़े वाले में होती है। यानी इसको कह सकते हैं लॉन्ग वेवलेंथ, दीर्घ तरंग, लॉन्ग वेव रेडिएशन कह सकते हो, दीर्घ तरंग विकिरण, लॉन्ग वेव रेडिएशन। और आने वाला जो इनकमिंग रेडिएशन होता है सॉफ्ट शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। तो इस हिसाब से आप देखो, इस हिसाब से अगर आप देखोगे, हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर द वेवलेंथ, ये भी क्या है? सही है। जैसे सूरज से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ होती है ज्यादातर। तीसरा है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल वो गर्म होता है किससे? ये मैंने बताया भी था आपको, किससे? पार्थिव विकिरण से, यानी जो स्थल से या पृथ्वी से वापस जाता है उससे, न कि इनकमिंग से। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? जैसे ये अर्थ है हमारी है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ में क्या है? ये गैसेज हैं, CO2 जैसी गैसेज हैं, ऊपर को हल्की गैसें होती जाती हैं। तो सूरज से आने वाला जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ये, इससे हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो इसको आने देता है। समझ गए? लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो फिर वापस भी तो भेजेगा वो, इनकम इक्वल टू आउटगोइंग, तभी तो हीट बजट कहते हैं उसको। नहीं तो पृथ्वी हमारी बहुत गर्म नहीं हो जाएगी, लगातार अगर सन से हम हीट अब्जॉर्ब करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वापसी भी होती है, और कुछ हीट जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हमने कहा कि कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, समझ गए, साइक्लोन आ गया, टर्बुलेंस आ गया, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो दूसरे फॉर्म में क्रिएट होते रहता है। ठीक। ऐसे में जो वापसी होती है ना, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में, अभी भी पढ़ाया था मैंने, कितने सवाल बन गए आपके, देखो वापसी हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन में होगी। इसको ज्यादातर कहते हैं इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। ये सवाल 1-2 साल पहले यूपीएससी में आया भी था। तो वापसी इंफ्रारेड थोड़ा सा लॉन्ग वेवलेंथ में होती है वापसी। तो वापसी जो होती है, वापसी कर जब विकिरण जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब वापस जाता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ से रिलेटेड स्थलीय भाग से वापस जाता है, उसको CO2 जैसी गैसेस क्या करती हैं? ट्रैप कर देती हैं, अब्सॉर्ब कर देती हैं। तो उनको क्या कर देती हैं? ट्रैप कर देती हैं, रोकती हैं। इस वजह से टेम्परेचर यहां ज्यादा हो जाएगा, यहां कम और कम और कम होता जाता है। इसीलिए ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई में जाने में टेम्परेचर कम होता जाता है। लास्ट क्लास में बताया था। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो वायुमंडल है, खासतौर पे जो हम ट्रोपोस्फीयर की हम जब बात करते हैं, क्षोभ मंडल की, वो आने वाले विकिरण से गर्म ना होके जाने वाले से होता है। सिलेक्टिव रेडिएशन, सिलेक्टिव एब्जॉर्बेशन, सिलेक्टिव रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब उसकी वेवलेंथ के आधार पर वायुमंडल उसको ट्रैप करता है, उसको पास करता है। ठीक है ना, ट्रैप करना मतलब रोकता है। इसीलिए CO2 जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा? गर्मी बढ़ती जाएगी। लास्ट क्लास में भी बताया था। अब इस आधार पे आप मुझे बताएंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। ये गलत पूछ रहा है, बताओ सही स्टेटमेंट इज, अब कौन सा सही होगा इसका आंसर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
अब जो भी इसमें नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, वो एक चीज ध्यान रखें, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, और मैं पिछले 4-5 क्लास तो क्लाइमेट की हो ही चुकी हैं, तो वहां से लगातार मैं आपको कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ इसमें, तो पुरानी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पढ़ने के बाद आप घर में जाके इस टाइप के टॉपिक को जरूर पढ़ें, उससे आपका दिमाग खुलेगा। तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा मतलब है कि क्वेश्चन में जो कंसेप्ट छुपा हुआ है उसको बताना। इसलिए ये एमसीक्यूज पढ़ना क्लास में और खुद से पढ़ने में, दोनों में फर्क होता है। बताओ आंसर क्या होगा इसका? इनकरेक्ट कौन कौन सा है, कौन कौन से गलत हैं? आंसर लगाओ फटाफट। अब तो मैंने बता दिया ना आपको, इस पर रॉन्ग है कोई? वो सही है नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है गलत कौन सा है। ओहो, एक बंदा है जो कह रहा है कि डी आंसर है बस, अब बाकी कह रहे हैं सी। अरे ये गलत है क्या? ये हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर द वेवलेंथ, मैंने कहा कि सूरज के वहां से जो जितना गर्म होगा वो उतनी शॉर्ट वेवलेंथ डालेगा। ये साफ साफ अभी यहां पे लिखा हमने। कैसे कैसे आंसर देते हो यार कभी कभी आप लोग, पुराने स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ है, ये ज्यादा गर्म है, तो शॉर्ट यहां भी डायग्राम बनाया हुआ है, वहां भी डायग्राम बनाया हुआ है, और उसके बाद आप लोग आंसर देते हो कि नहीं ये वाला गलत है। क्या बताया जाए भाई? क्या भांग पीनी जरूरी है पगलाने के लिए, या दारू पीनी जरूरी होती है, या वैसे ही पगला जाते हैं हम कई बार? है भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताओ, लास्ट क्लास में भी ऐसी गलती कर रहे थे आप लोग। पगलाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, खाली हवाबाजी कर लो, पगलाने के लिए काफी होता है इतना। ठीक है, आओ आगे बढ़े। 10 बार समझा दिया कि हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर द रेडिएशन, सन ज्यादा गर्म है इसलिए शॉर्ट वेवलेंथ डालेगा, अर्थ कम गर्म है इसलिए लॉन्ग वेवलेंथ डालेगी, तब भी कहा जा रहा है कि नहीं ये गलत है। कैसे? आगे आओ। पृथ्वी अपने ऊपर की वायु की परतों को ताप चालन द्वारा गर्म करती है, द्वारा लिखा हुआ है। द अर्थ वार्म्स द लेयर्स ऑफ एयर अबव इट बाय कंडक्शन, मतलब एक लेयर चिपकी होती है ना दूसरे से, ऊपर की ओर जो वार्म्स द लेयर ऑफ एयर अबव इट बाय कंडक्शन, कंडक्शन से होता है। धातु और वायु ऊष्मा की सुचालक है। मेटल्स एंड एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, थोड़ा सा फिजिक्स है इसमें। ठीक। तीसरा है द एटमॉस्फेयर कंडक्शन इज मोर इफेक्टिव एट लोअर अल्टीट्यूड सॉरी, वेयर एयर डेंसिटी इज हायर। कह रहा है पृथ्वी अपने ऊपर की वायु की परतों को ताप चालन द्वारा गर्म करती है। धातु और वायु मतलब ज्यादा गुड कंडक्टर है, मतलब हीट ज्यादा ट्रांसफर होती है इससे। थर्ड सवाल है एटमॉस्फेयर कंडक्शन इज मोर इफेक्टेड एट लोअर एल्टीट्यूड्स वेयर एयर डेंसिटी इज हायर, मतलब ये कह रहा है कि नीचे वाली जो कम ऊंचाई वाली जगह होती है वहां पे हवा ज्यादा होती है, इस वजह से जो कंडक्शन है, मतलब चिपक के गर्म होने वाला सिस्टम, वो ज्यादा होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही जैसा लग रहा है आपको? इसका आंसर आप ये बताओ। ये जो एयर है क्या वो गुड कंडक्टर है? एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा होता है क्या? मतलब ऐसा सोचो कि जैसे आपने 10 फीट दूर आग जलाई है, ठीक, 10 फीट दूर आपने आग जलाई है, और आप 10 फीट दूर बैठे हुए हो, क्या आपको वो जल्दी गर्म कर देगा क्या? गुड कंडक्टर तो जब हुआ ना कि हीट बहुत तेजी से पास हो रही हो, मेटल की बात। और दूसरा, आपने एक लोहे की रॉड पकड़ी हुई है और उसको आग में डाल रखा आपने, तो लोहे की रॉड एक जगह से गर्म होगी, फिर वो गर्म होते जो उसमें मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं होता, मतलब एक चीज दूसरी चीज से चिपकी होती है, वो मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते, वो एक दूसरे से चिपक के एक दूसरे को गर्म करते रहते हैं। ये इसको गर्म करेगा, ये इसको गर्म करेगा, ऐसे गर्म होता है, इसको कंडक्शन कहते हैं। तो मेटल्स, जब आप चिमटा डालते हो या दाल वाल बनाते हो, कई बार आपका चम्मच चम्मच बड़ा वाला वो आग में रहता है तो पूरा जल जाता है, ठीक है। तो मेटल तो एक गुड कंडक्टर है ही उसमें, ठीक है।
क्या हवा भी गैस जलाने से, गैस जला रखी आपने, वो हवा को टच करेगी, हवा उस दूसरी हवा को टच करेगी, क्या आप बेहोश हो जाओगे? तो लू चलती है तो लू कितनी चलती है? लू क्या है, कहीं पर ऐसा रखा हुआ है कि लू में एक जगह कोई गर्म चीज रखी हुई है, हीटर, और वहां से हवा चल रही है तो फिर वो हवा गर्म होते जा रही है, लू इसको बोलते हैं। लू में तो हवा चलती है, इसमें चलना नहीं होता, इसमें एक दूसरे से चिपक के वाली बात होती है। तो दूसरा आंसर क्या होगा? सही है, आपने सही आंसर दिया। पहला वाला और तीसरा वाला इसके हिसाब से ठीक है, और दूसरा वाला गलत है। बस थोड़ा सा आपने सही लगाया दिमाग, इसको लगाना है। वायु ऊष्मा की उतनी सुचालक नहीं होती है जितनी मेटल होता है, ये ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो दूसरा अगर गलत हो गया तो क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर उपरोक्त सभी कैसे हो सकते हैं? तो सही कौन सा होगा? एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? गुड, दिमाग लगाया करो, कोई बात नहीं, इस सवाल में कहीं भी आपकी कोई गलती नहीं है। सवाल ये बिल्कुल सही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने दिमाग लगाया, गलत भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अनाड़ी वाले सवाल गलत नहीं होने चाहिए। कौन से वाले? जिसमें कंसेप्ट समझने के बाद आप गलत कर दे रहे हो। ये बताओ, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एंड अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द अर्थ। पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है कि सूर्य तप की मात्रा और स्थलीय विकिरण की मात्रा। अब ये जो स्थलीय विकिरण है, ये सवाल इस जो स्थल से वापस जाता है, टेरेस्ट्रियल, इस वर्ड को याद करो, ज्यादा अच्छा है। वो सभी जगह समान होता है। क्या ये बात सही है? अब ये भी ध्यान देना कि सही पूछ रहा कि नहीं। दूसरा, वायुमंडल और महासागर विशाल तापीय इंजन के रूप में कार्य करते हैं। वायुमंडल और महासागर विशाल तापीय इंजन के रूप में कार्य करते हैं, जो उष्ण कटिबंध से ध्रुव की ओर ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन एक्ट्स एज giant thermal engines that transfer heat from tropics towards the pole। ट्रॉपिक्स का मतलब जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर हीट का ट्रांसफर करते हैं। अगर दिमाग आप लगाओगे इसमें तो ये इजी सवाल है, आप कर लोगे, ये लॉजिकल सवाल है। इसमें जिसने ज्योग्राफी ना भी पढ़ी हो वो भी आंसर लगा देगा इसमें। इस आंसर को दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लॉजिकल सवाल है। वेरी गुड, आंसर आपने बिल्कुल सही दिया इस बार सभी लोगों ने। देखो सीधी सी बात, ये तो बताया था ना मैंने, सूर्य तप की मात्रा और स्थलीय विकिरण की मात्रा पूरी तरह, ये कैसे हो सकता है बताओ? जिसने इसको भी गलत सोचा है वो कैसे हो? क्या सन की सनरेज से जो इंसोलेशन आ रहा है, क्या सब जगह बराबर आता है? बिल्कुल नहीं आता। कई बार मैंने आपसे पूछा है कि पृथ्वी है, इसका झुकाव 23.5 डिग्री है, अगर सन की रेज पड़ेगी, पड़ती है ना, जहां पर डायरेक्ट पड़ती है वहां पर गर्मी होती है, जहां पर तिरछी पड़ेगी वहां पर ठंडा होगा। हमारे यही देख लो, आजकल दिसंबर का महीना चल रहा है तो ठंडा है, 6 महीने बाद जून का महीना आ जाएगा, मई का महीना आ जाएगा, गर्मी हो जाएगी। तो समान इंसोलेशन यानी सूर्य तप की मात्रा कैसे हो सकती है? पहली बात, जब समझ गए ना, तो समान जब आ नहीं रहा तो जाएगा कहां से? क्लियर हो गया? तो पहला आंसर क्या होगा इसमें? सही है कि गलत है? सूर्य की मात्रा और स्थल, ये पूरी तरीके से गलत हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल, वायुमंडल और महासागर, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम कहते हैं, जैसे अभी हवा चल रही है, ठीक है, महासागरीय जलधाराएं चलती, मैंने पढ़ाया था आपको ये। तो हवा जब एक जगह से दूसरी जगह चलती है, आप कहते हो लू चल रही है, आप कहते हो यार पछुआ विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आ गया है जाड़े के समय में, यानी हवाएं वेस्ट से आ रही हैं, मतलब अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान साइड से, मध्य एशिया से भारत की ओर आ रही है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से आ रही, अपने साथ कुछ मॉइस्चर लाती हैं, कुछ ठंडा ठंडा लाती हैं, तो उत्तर भारत में उससे बर्फबारी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है। हम बोलते हैं ना ऐसा कि हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो हवा है, महासागरीय जलधाराएं हैं या समुद्र है, वो क्या करता है? हीट का ट्रांसफर करता है। और हीट हमेशा कहां से जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ज्यादातर हम कहते हैं ना उसको हाई से लो फ्लो होता है। तो ठीक ही कह रहा हूं, उष्ण कटिबंध से ध्रुव की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। बिल्कुल सही बात, आंसर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये सवाल है चौथा। हालांकि ऊंचाई सामान्य तौर पर कम तापमान का अनुभव करती है, यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखो, अब ये सवाल थोड़ा सा हट के है। वो कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने में तापमान कम होता है, हालांकि यद्यपि वाली बात है, यह हमेशा ऐसा नहीं होता।
दूसरा, क्षोभ मंडल में ऊंचाई घटने के साथ तापमान घटता जाता है। जो ट्रोपोस्फीयर है, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। मैंने तो बता दिए कई बार सवाल। तापमान का अक्षांश से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, मतलब छोटा अक्षांश ज्यादा तापमान, बड़ा अक्षांश कम तापमान, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। इसमें से कौन कौन से सवाल आएंगे बताओ। ऐसा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। सभी सही हैं, ज्यादातर आंसर हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सभी सही हैं। आंसर सभी लोग दिया करें। देखो कोई अगर नया स्टूडेंट भी इसमें जुड़ा हुआ है तो आंसर दिया करो, आंसर से दिक्कत नहीं है। और इज्जत को, जो भी आपका आत्मसम्मान है उसको जेब में रखा करो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है अभी। मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई आत्मसम्मान इज्जत इज्जत नहीं चलती है। हम लोग सीखने के लिए आए हैं, पहली बात। दूसरा, टीचर को भी सब चीज पता नहीं होती, ये हमें भी पढ़नी पड़ती है तब हमें आता है। और कोई कहते कि मुझे सब आता है, तो भाई तू भारत छोड़ के ही चला जा। उधर एलन मस्क बहुत सारे काम कर रहा है, वहां पे वो मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई एस्ट्रॉइड को लात मारने की तैयारी कर रहा है। उस जगह पे जाओ जहां नॉलेज एक्सप्लोर करनी है। अगर इतना ही ज्ञान है किसी के पास, मैं टीचरों के संदर्भ में कह रहा हूं, ठीक है। तो आत्मसम्मान को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, सीखना है। इसलिए स्टेटमेंट दिया करो आप लोग, लॉजिक लगाया करो, दिमाग लगाया करो, और आंसर सॉल्व कैसे किए जाते हैं इस पे फोकस किया करो। रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, और एक दिन में नहीं मिलेगा, मतलब ये लगातार आप जब तैयारी करोगे तब मिलता है। पहला सवाल बिल्कुल सही बात है। देखो होता क्या है, जैसे हम कहते हैं ना क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में, जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कह रहा है। हालांकि उच्च ऊंचाई सामान्य तौर पर कम तापमान का अनुभव करती है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, हमेशा नहीं होता है। हमेशा कैसे हो जाएगा, आपने सुना होगा ना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रतिलोमन, एक वर्ड आता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जनरली क्या होता है कि नीचे जहां पर हम रहते हैं, यानी सी लेवल के आसपास से आप कहो, कम ऊंचाई पर तापमान ज्यादा होता है, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। ये एक रूल है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि निचले परत पे कम तापमान, ऊपरी परत पे ज्यादा। इन्वर्जन उल्टा होता क्या है, जनरली क्या होता है, नीचे ज्यादा ऊपर कम, और कम और कम। कभी कभी क्या हो सकता है, नीचे कम ऊपर ज्यादा, फिर कम होते जाता है। इसका उल्टा कुछ कुछ कंडीशन में हो जाता है, जिसको हम तापमान का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई घटने के साथ साथ, देखो इस सवाल को आपने कैसे गलत कर दिया, इस क्वेश्चन को कई लोगों ने गलत कर दिया है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई घटने के साथ तापमान घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ कह रहा है कि घटने के साथ कह रहा है। इस सवाल को कई लोग अभी लिख भी रहे हैं कि नहीं ये सही है। हे भगवान, इन द ट्रोपोस्फीयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग अल्टीट्यूड्स। मतलब ऊंचाई घटना क्या हुआ, जैसे ये आप ऐसे जा रहे हो, ऊंचाई बढ़ रही कि घट रही है। जब आप इधर को जाएंगे तो ऊंचाई घटे बढ़ेगी ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। तो ऐसे जाओगे तो ऊंचाई बढ़ रही है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। अभी अभी तो पढ़ा है, ये पहला स्टेटमेंट जो कह रहा हो बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। अब उसी का उल्टा यहां लिख दे रहा हो, ऊंचाई घटने के साथ ऊंचाई कम होते जाएगी तो तापमान भी कम होता जाएगा। उल्टा नहीं है ये, ऊंचाई घटने के साथ तापमान बढ़ता जाता है, होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट का उल्टा ये है। आपने इसको तो सही किया और इसको भी सही किया, इसका अपोजिट है ये, तो ये गलत है ये आंसर। दिमाग लगाओ, कमेंट करके बताओ समझ में आ गया ना ये सेकंड वाला। और तीसरा सवाल, तापमान का अक्षांश से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बिल्कुल सही बात है, इनवर्स रिलेशन। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर कितना डिग्री होता है, 0 0 1 2 3 अप टू 90। पोल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अक्षांश कह सकते हो आप, बड़ा अक्षांश है, हाई लैटिट्यूड है। और 0 डिग्री यानी 0 1 2 3 4 नॉर्थ एंड साउथ, ये जो होते हैं इसको निम्न अक्षांश या लो लैटिट्यूड्स, और लो एंगुलर डिस्टेंस, लो लैटिट्यूड निम्न अक्षांश कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो सरफेस है ये लो लैटिट्यूड है, ये ज्यादा हीट करेगा। तो तापमान का कम अक्षांश ज्यादा तापमान, अक्षांश कम तापमान ज्यादा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सही है, ये सही है। सेकंड वाला कैसे हो जाएगा बताओ।
आंसर इज, देखो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन वर्ड गलत है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर क्या दिक्कत है पता है, देखो ये मोहतरमा बताएंगी हमको, और मोहतरमा का वो क्या होता है, मेल वर्जन, मोहतरमा, मोहतरम नहीं मोहतरम तो नहीं होता, मतलब जो लड़के और लड़कियां जो भी हो आप लोग, जिसको भी कंफ्यूजन हुआ इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन क्यों हुआ, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने पेन वेन नहीं पकड़ी होगी, मतलब कागज पेंसिल कुछ नहीं होगा आपके पास, आप खाली मोबाइल या लैपटॉप पे देख रहे होंगे इसको, हाथ में पेन रखो, इतने सारे डायग्राम्स मैंने बताए आपको अभी, ये कहां गया हो, ये वाला इंफ्रारेड, मैंने अब ये कितने लोगों ने लिखा कि जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड से ज्यादा गर्म होता है। सवाल तो ये भी आ सकता है ना कि हमारा जो वापसी वाला आउटगोइंग रेडिएशन है वो किस वेवलेंथ से गर्म होता है हमारा वायुमंडल, तो मैंने लिखा हुआ देखो इंफ्रारेड से। तो अगर आप ऐसे डायग्राम नहीं बना रहे हो या लिख नहीं रहे हो तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ही। अगर वो आप विद डायग्राम, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स की खासियत क्या होती है, मैथ्स में कंसेप्ट होता है, आप बिना मैथ्स को बिना कैलकुलेट किए नहीं कर सकते। तो मैथ्स का मतलब ये ना कि जब मैथ्स लिखा होगा गणित, तभी हम उसको पेन पेंसिल लाएंगे। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझो। बताओ भाई, मेरे सवाल का आंसर दो, कितने लोग इसमें वो पेन और उसके साथ पेपर के साथ बैठे हुए हैं, जो नहीं बैठा हुआ है वो कमेंट कर दे, कोई बात नहीं, सच बोलना भी तो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। जिस देश में ना नेता ना पत्रकार सच बोल रहा हो आज की डेट में, ना बाबा सच बोल रहे हो, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने सच बोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, आप इन सबसे ऊपर हो जाओगे। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब विथ पेपर पेन के साथ यहां पे बैठते हैं, जल्दी बताओ। और जो बैठेगा, जो नोट्स बनाएगा, जैसे डायग्राम मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाएगा एमसीक्यूज के, क्योंकि हम एक टॉपिक थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आउटगोइंग रेडिएशन में कितनी चीजें बता दी आपको, इनकमिंग होता है, आउटगोइंग होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इंफ्रारेड होता है, विजिबल लाइट होती है, यूवी बी सी ए गामा एक्सरे, सब बता दिया मैंने आपको, जबकि इसमें कहां था ये सब। कई सारे क्वेश्चन हो गए। अशोक कह रहे हैं लेकर बैठे हैं, एक कह रहा है हम नहीं बैठे हैं क्योंकि खाना खा रहे हैं, ये यही खुजली है सब जगह। ले लिया, अभी लिया है कि पहले ले लिया था। हाँ नोट्स बनाया करो, बिल्कुल सही है। नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे, यानी जो नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स हम कब बनाते हैं, देखो मैं थोड़ा सा आउट टाइप की बात कर रहा हूं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई चीज लिखी होती है, जैसे किताब में कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें उसको समराइज करना है, कम करना है, तो उसको नोट्स कहते हैं। यार चलो ठीक है, जो हमें समझ में आता है वो नोट्स होता है। मैंने इतना बताया आपको, आपको जो जो अच्छा लगा वो नोट्स होता है। नॉर्मली नोट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो क्लास होती है आपकी, जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास होती है, टीचर कोई चीज लिखवा रहा है, वो आपने नोट्स, वो तो ठीक है क्लास नोट हो गए, उसी को जाके घर के फिर से उतार देना, उससे बेकार काम, यूजलेस काम, उससे जो ज्यादा अच्छा है कि बाहर जाके गाय भैंस के ऐसे ऐसे खुजलाओ, जरा दूध देगी वो ज्यादा बढ़िया काम है। मतलब आपने पहले से जो चीज लिखी हुई है उसी चीज को दोबारा आप उतार रहे हो, तो उसको क्या नोट्स कहेंगे, वो तो फालतू काम है, वो सब नहीं करना है। नोट्स मतलब फिल्टर्ड होके जो दिमाग से आपके हाथ से पेपर में जाए, वो नोट्स होता है। कम शब्दों में ज्यादा चीजों को दिखाना, या जो चीज आपको नहीं आती है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, कहीं पर कोई चीज हो रही है, या कोई यूट्यूब में आपने कोई चीज देखी, कोई आपको बता रहे किसी चीज के बारे में, आपको लगता है कि यार 20 मिनट का वीडियो, इसमें से मुझे काम की चीजें लिख लेनी है, वो नोट्स होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, नोट्स बनाया करो किसी भी उसमें,
भूमि और जल पर गर्मी और सर्दियों के तापमान में अंतर अधिकतम होता है। भूमि और जल पर गर्मी और सर्दियों के तापमान में अंतर अधिकतम होता है। ये बहुत इजी सवाल है, लॉजिकल सवाल है, इसमें दिमाग मतलब ज्योग्राफी पढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप वैसे भी इसको सही कर सकते हो। महाद्वीपों के केंद्र तापमान की एक बड़ी श्रृंखला के अधीन होते हैं। महाद्वीपों के केंद्र तापमान की एक बड़ी श्रृंखला के अधीन होते हैं। ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, देखो क्या कह रहा हो। सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर सब्जेक्ट टू ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया भी था आपको, और एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जैसे मैंने बताया था ना आपको, वार्षिक तापांतर क्या होता है। तापांतर मतलब ज्यादा और कम के बीच का डिफरेंस। तो बताओ इसमें से सही कौन कौन से हैं ये पूछ रहा हूं बताओ। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही होंगे ये बताओ। पांचवा सवाल है। ठीक है, अच्छा ये 0 की जगह 2 है, सही बात है। देखो ये जैसे इंडिया है, ये सी है और ये लैंड है। वो कह रहा है कि भूमि और जल पर गर्मियों और सर्दियों के तापमान अधिकतम होता है। द डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर ओवर लैंड एंड वाटर आर ग्रेटेस्ट। बिल्कुल सही बात है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, और जल्दी ठंडी हो जाती है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, महाद्वीपों के केंद्र तापमान की बड़ी श्रृंखला के अधीन होते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, याद करो। मैंने कहा था ना मुंबई का तापमान न तो बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में, न बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में, जैसे वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल एरियाज हैं, तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम इफेक्ट। जैसे ओशन करंट्स हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, वो क्या करती हैं, गर्म जलधारा गर्म पानी ले जाएंगी, बताया था मैंने ये सारी चीजें आपको। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जाड़े में बहुत कम नहीं होने पाता, और गर्मियों में क्या है कि समुद्र कम गर्म होगा, जमीन ज्यादा गर्म होगी। तो उस वजह से जो कोस्टल एरियाज होंगे, महाद्वीपों के सेंटर नहीं किनारे वाले हिस्से, न तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होंगे, न ठंडे में बहुत ज्यादा ठंडे होंगे। आपने इंडिया के कंसेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो। लेकिन वो कह रहा है कि महाद्वीपों के केंद्र, सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो महाद्वीप मतलब जैसे एशिया को ले लो आप, तो एशिया का सेंटर ये तो नहीं है ना जो कोस्टल एरिया है, या ये जापान वाला चाइना वाला तो नहीं है सेंटर, जैसे साइबेरिया का इलाका, या अंदर गोबी वाला मरुस्थल, या चाइना के अंदर वाला, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मोटा मोटा समझने के लिए। इंडिया में आप अंदर वाला हिस्सा ले लो, दिल्ली वाला हिस्सा। तो ये जो सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अब कॉन्टिनेंट्स जब भी वर्ड यूज किया जाए तो उसमें आप इस पे मत चले जाना ज्योग्राफी में कि यार एशिया कॉन्टिनेंट है कि अमेरिका है या उसकी साउथ अमेरिका। कभी कभी ज्योग्राफी में बड़े एरिया को दिखाने के लिए कॉन्टिनेंट वर्ड यूज कर दिया जाता है। जैसे स्टेट, जैसे मैं कई बार स्टेट वर्ड यूज कर देता हूं कि वो एक स्टेट है, तो स्टेट का मतलब मैं उत्तराखंड या यूपी बिहार नहीं कह रहा। स्टेट का मतलब एक जिसके पास क्या है, अथॉरिटी है, पावर है, उसको स्टेट बोल दिया जाता है पॉलिटी में, राज्य की संकल्पना, समझ गए ना। तो वैसे ही जब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स, तो आप समझ लो एक बड़ा लैंड मास का सेंटर, मतलब लैंड मास का किनारा नहीं, अंदर वाला हिस्सा। तो यहां पर समुद्र का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओशनिक इफेक्ट जब कम हो जाएगा तो फिर गर्मी में ज्यादा गर्मी और जाड़े में ज्यादा ठंडा होने लगेगा वहां पे, जैसे साइबेरिया। तो ठंडे में ठंडा, गर्मी में गर्मी, अपने अकॉर्डिंग टू देयर लैटिट्यूड्स। तो इसलिए वहां पर जो रेंज है, गर्मी में गर्मी, ठंडे में ठंडा, तो रेंज, टेम्परेचर रेंज ज्यादा हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। तो इससे समझ में आ गया होगा सभी के, कमेंट कर दो एक बार यस करके। 5 वाला, 6 वाला सवाल, ओशन करंट्स अफेक्ट द टेम्परेचर बाय मूविंग हॉट और कोल्ड वाटर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडे जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर तापमान को प्रभावित करती हैं। क्या ये बात सही है? आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेब्राडोर और चिनूक जैसी ठंडी जलधाराएं तटवर्ती पवनों द्वारा भूमि की ओर ले जाने पर तापमान को कम कर देती हैं।
ठंडी जलधाराएं जब जमीन की ओर आती हैं ये और ये कम कर देती हैं। तो दूसरा तो नहीं, पहले वाले पे जरा लॉजिक लगाओ, इजी सवाल है। 6 का क्या होगा? ठीक है, आंसर आया है छठे वाले का। सिक्स का आंसर बताओ। ओशन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर बाय मूविंग हॉट और कोल्ड वाटर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया। यानी ज्योग्राफी की एक अच्छी बात यह है ना कि इसमें स्टेटमेंट अगर आपको कोई नया है तो ऐसा नहीं कि उसी सवाल में हो सकता है पहले एक्सप्लेन किया गया हो। ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, ये लिखा इसलिए ठीक है, लेब्राडोर एक कोल्ड करंट है, बट चिनूक कोल्ड ओशन करंट नहीं है। चिनूक एक वार्म लोकल विंड है, गर्म स्थानीय पवन है, रॉकी माउंटेन यूएसए में चलती है। समझ गए? तो लेब्राडोर ठंडा पानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चिनूक गर्म पानी नहीं, लोकल विंड है, यानी किसी लोकल एरिया को इफेक्ट करती है, अमेरिका में चलती है। तो चिनूक पानी नहीं है, हवा है, वो भी गर्म। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेब्राडोर के लिए ठीक है, बाकी लिखा हुआ ठीक है। तो आंसर इज ए। ठीक है। और आपने अगर चिनूक पहले पढ़ा हुआ है और आप भूल गए हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है, इतनी जल्दी नहीं भूलना होता है। आगे, तापमान में एक मंद ढाल एक की तुलना में एक तेज ढाल अधिक तेजी से परिवर्तन का अनुभव करता है। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी लैंग्वेज समझो। वो कह रहा है कि स्टीप स्लोप एक्सपीरियंसेस ए मोर रैपिड चेंज इन टेम्परेचर। स्टीप स्लोप, ज्यादा अगर तीव्र ढाल है, वो अनुभव करता है रैपिड चेंज इन टेम्परेचर देन ए जेंटल स्लोप। मतलब एक सामान्य ढाल से ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होता है एक तीव्र ढाल में। दूसरा है तापमान, एक तापमान व्युत्क्रम है जहां तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर इन्वर्जन, अभी वर्ड यूज आया था, ये वर्ड बोला था ना थोड़ी देर पहले, एक्सप्लेन किया था मैंने। इज वेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। कौन से कथन सही है? ये तो बहुत इजी सवाल है, जल्दी बताओ। ये 7 का कौन सा होगा? देखो इसका आंसर स्टीप स्लोप मतलब जैसे मान लो आपके सामने कोई पहाड़ है, वो कुछ ऐसा है, तो इसमें ढाल इसका क्या है? ये है। और दूसरा पहाड़ है वो कुछ ऐसा है, तो ये है कम स्लोप, इसको आप इसके मुकाबले जेंटल स्लोप कह सकते हो, इसमें ज्यादा। तो तापमान में परिवर्तन तेजी से कहां आएगा? इस पे आएगा। तो बिल्कुल सही है, तेज ढलान में अधिक तेजी से परिवर्तन आता है। ठीक हो गया, तेजी से हवा ऊपर उठेगी। दूसरा सवाल है, एक तापमान व्युत्क्रम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जहां तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जहां तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इस सवाल को भी कई लोगों ने गलत कर दिया, बताओ। और ये वही गलत वाले हैं जिनसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था भांग वाली बात। अब कौन कौन है अपने आप से समझ लो। मैंने कहा आपसे इन्वर्जन ऑफ, नॉर्मली टेम्परेचर ऊपर जाने में कम होता जाता है। अभी स्टेट सवाल बनाया था ना पहले, हालांकि वाला जो सवाल था, लिखा था ना यद, उसने कहा था कि तापमान ऊंचाई में जाने पे कम होता जाता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, एक स्टेटमेंट था ऐसा। फिर मैंने आपको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर समझाया था उस समय कि नॉर्मली टेम्परेचर ऊपर जाने में कम होता जाता है,
लेकिन अगर ऊंचाई पे जाने पे कभी बढ़ जाए फिर कम हो जाए अलग बात है, लेकिन नीचे कम ऊपर ज्यादा, ऊंचाई में जाने पे बढ़ जाए, उल्टा हो जाए, तो उसी को हम इन्वर्जन, उल्टा, नाम ही उसका व्युत्क्रम है, उसको हम ये कहते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट को गलत कौन कह रहा है ये बताओ अब आप। दूसरा सही नहीं है क्या स्टेटमेंट है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने स्टेटमेंट। आगे बढ़ो। महासागरों की तुलना में तापमान के अधिक चरम तापमान भूमि पर महसूस किए जाते हैं। ग्रेटर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आर फेल्ट ओवर द लैंड देन ओवर द ओशंस। क्या कह रहा है? अभी अभी पढ़ा था हमने, महासागरों की तुलना में तापमान के अधिक चरम तापमान मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर या बहुत ज्यादा तापमान जमीन पर महसूस किए जाते हैं। ये सवाल आपको आना चाहिए, दिमाग लगाओ। स्थलखंड को जल की तुलना में कम तेजी से गर्म और ठंडा किया जा सकता है। मतलब लैंडमास जो है वो गर्म और ठंडा होता है लेस रेपिडली देन वाटर, मतलब कम तेजी से ठंडा किया जा सकता है, या इसका लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। मतलब जमीन को गर्म या ठंडा करने के लिए ज्यादा देर हो जाती है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, ये पूछ रहा है वो आपको। जमीन गर्म या ठंडा होने के लिए ज्यादा टाइम लेती है। क्या स्टेटमेंट सही है? इस पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कौन सा सवाल सही होगा इसमें? 9th का सवाल है, नहीं 8th पे है क्वेश्चन, 8वां सवाल। कम तेजी से गर्म और ठंडा किया जा सकता है। देखो ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर एक्सट्रीम टेम्परेचर अभी भी बताया था मैंने, जमीन जो होती है वो ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर दिखाती है। जैसे बताया था मैं, जैसे दिल्ली को ही ले लो, मुंबई के मुकाबले आप, दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा होती है और ठंडा भी ज्यादा होता है। हालांकि भी उसके पीछे और भी रीजन होते हैं इन कंपेरिजन तो मुंबई, ठीक है, एक मोटा मोटा रीजन आप कह सकते हो। यानी समुद्र का प्रभाव दिल्ली पे कम पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट महाद्वीपीय प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैं सवाल मैंने आपको। तो पहला वाला सवाल भी तो सही है, ठीक। दूसरा वाला सवाल, लैंड मासेस हीट्स एंड कूल्स लेट रैपिड, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, और मैं कई दिन से इसको बताते आ रहा हूं कि मैंने कई बार ये सवाल आपके सामने बनाया भी है। मैंने कहा था कि जमीन एक अच्छी कुचालक या सुचाल सॉरी एक गुड कंडक्टर नहीं होती है, अच्छी सुचालक नहीं होती। मतलब अगर सन की सनरेज जमीन पे पड़ेंगी तो कुछ ही इंच तक वो गर्म कर पाएगी उसको, लेकिन अगर ये पानी है तो लगभग 200 मीटर तक सन की रेज पेनिट्रेट कर सकती, नीचे जा सकती है। तो यहां पर पानी ज्यादा सुचालक है, ज्यादा गुड कंडक्टर है, तो पानी ज्यादा कवर करेगा, यानी तापमान ज्यादा जल्दी पास होगा किसमें? पानी में, जमीन पे कम होगा। तो जमीन को गर्म करना है आपको और पानी को गर्म करना है, तो जल्दी कौन हो जाएगा? जमीन। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। और जैसे ही रात आएगी जल्दी ठंडा कौन जाएगा? ये। जैसे आप चाय गर्म करते हो, चाय गर्म करने में आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, चाय को ठंडा करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, देरी से गर्म होती है, देरी से ठंडा होता है। लेकिन जमीन या चिमटा या कोई भी चीज आप ले लो, तुरंत गर्म कर दो, तुरंत ठंडा हो जाता है। तो कह रहा है कि स्थल खंड को जल की तुलना में कम तेजी से, इसमें होना चाहिए था अधिक तेजी से ठंडा और गर्म किया जाता है। मतलब जल्दी जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती जमीन, किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले। वो कह रहा है कम तेजी मतलब ज्यादा देर से। तो स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज ए। आंसर क्या होगा? ए। अशोक का आंसर इसमें सही है। गुड, दिमाग लगाओ सो थोड़ा सा। हाँ, सेकंड वाला सही नहीं लग रहा है। ये सवाल मैंने कितनी बार बता दिया आपको?
जमीन जल्दी से गर्म होती है, जल्दी से ठंडा होती है। कम तेजी से कौन गर्म ठंडा होगा? पानी, न कि जमीन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अधिक ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है और पवन ठंडी हो जाती है। एट हायर अल्टीट्यूड द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड एयर बिकम्स कूलर। पहला सवाल है, एक स्टेटमेंट है, ये आना चाहिए आपको। ढलान की दिशा और उसका कोण स्थानीय रूप से प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जो सोलर रेडिएशन है वो कितना है वो डिपेंड करता है, एक तो जो स्लोप है आपका, ढाल कैसा है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, है ना, और एंगल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ, मतलब और जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उसमें लंबवत पड़ रही हैं कि तिरछी पड़ रही हैं, उन पे डिपेंड करता है आने वाले विकिरण की मात्रा। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है आपसे वो। बताओ। कौन कौन से सवाल इस पे सही होंगे? वेरी गुड, ये आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। अधिक ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे कम होता है, ठंडी हो जाती है, तो कई बार पढ़ा है हमने। ठीक है, दूसरा ढलान की दिशा, ढलान कैसा, अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया था ये। और एंगल, एंगल तो हमेशा ही होगा ना, जो देखो सन की सनरेज किस एंगल पे पड़ती है, किस अक्षांश पे पड़ती है, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाते हो तापमान कम होने लगता है। क्यों कम होता है आप समझ गए। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा इक्वेटर की ओर आते हो सन की सनरेज लगभग डायरेक्ट पड़ने लग जाती है, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही दिया आपने आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 10th, देशांतर में तापमान का वितरण समताप रेखा द्वारा मानचित्र पर दिखाया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस लॉन्गिट्यूड इज शोन ऑन ए मैप बाय आइसोथर्म्स। यानी समताप रेखा जो होती है वो लॉन्गिट्यूड्स के अक्रॉस होती है, जो कि मैप में दिखाई जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मतलब मैप में जब हम आइसोथर्म को दिखाते हैं, आइसोथर्म मतलब समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं, क्या वो सही बात है? मैप में जो दिखाई जाती है, ये कह रहा हूं। अच्छा, दूसरा सवाल है, स्थलीय द्रव्यमान से महासागरों की ओर पार करते समय समतापी थोड़ा झुकते हैं और उसके विपरीत। इंग्लिश में पढ़ो। आइसोथर्म मतलब ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल टेम्परेचर, बेंड मतलब मुड़ जाते हैं स्लाइटली वाइल क्रॉसिंग फ्रॉम लैंड मास टू ओशंस, एंड वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा जमीन से। इसको नहीं भी आएगा आपको कोई बात नहीं, बता दूंगा। इनमें से कौन से कथन सही है बता दो। आप पूरा नहीं भी बता पा रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा इसको। देखो 10th का बी, ये लड़का कह रहा है कौन? आंसर तो बिल्कुल, ये आंसर तो तुमने सही दिया यार भाई, 10 का बी लगा दिया जिन लोगों ने। चलो अच्छी बात है, जिन लोगों ने बी लगाया है इसका आंसर, वो तुक्के में लगाया कि वो जानते हैं आइसोथर्मल लाइंस को? हो सकता है आपने अच्छी नॉलेज से लगाया हो, जरा बताना मुझे। जिन लोगों ने 10th का बी आंसर लगाया है उसका राइट आंसर क्या होगा? एक कमेंट करके करो। उसने लिखा ना अक्रॉस द लॉन्गिट्यूड्स, आइसोथर्मल लाइन शोन बाय लॉन्गिट्यूड्स, या अक्रॉस लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा जानते हो, जब तो ठीक है, गुड, सही है। देखो आइसोथर्मल लाइंस क्या होता है? आइसोथर्मल लाइंस होता है
समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, समताप रेखा। जैसे समताप रेखा क्या होता है, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा। ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल एयर प्रेशर, ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल टेम्परेचर, ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल क्लाउडनेस। मैंने बताया था आइसोनेफ, कुछ दिन पहले बताया था। तो आइसो वर्ड जहां भी आएगा या सम जहां भी आएगा तो उस हिसाब से वो समान होगा। ठीक है, तो होता क्या है देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, ये मान लो पैसिफिक ओशन है, सपोज ये पैसिफिक ओशन है। मैंने कहा कि यहाँ पे समुद्र सी लेवल का टेम्परेचर लिया जाता है, इसमें इसमें बेस होता है समताप रेखाओं में सी लेवल के टेम्परेचर के हिसाब से इसको लेते हैं, यानी एक्चुअल टेम्परेचर किसी जगह का नहीं बताता, ये उसको रिड्यूस किया जाता है अकॉर्डिंग टू सी लेवल। तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, या 15 तो कम हो गया, हम लगा लेते हैं मान लो 20 हो गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो 20 20 20। तो हमने एक लाइन से खींचा इसको, एक ये आइसोथर्मल लाइन होगी समताप रेखा। अब ये जो आइसोथर्मल लाइंस हैं ये ऐसे, ये आइसोथर्मल लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको। जैसे आप ये ले लो, ये अफ्रीका है आपका। हमने कहा यहां 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 टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल टेम्परेचर। तो ये बताओ, ये जो आइसोथर्मल लाइन है ये क्योंकि सिंपल सी बात है, कभी भी टेम्परेचर, जैसे हमने कहा कि सन की सनरेज इस एरिया में वर्टिकल है, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है ना कि इस एरिया में टेम्परेचर सेम होगा। तो इसको मिलाने वाली रेखा या इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, समताप रेखा। तो ये बताओ, समताप रेखाएं या आइसोथर्मल लाइंस जब ग्लोब पे खींची जाएंगी या मैप पे खींची जाएंगी तो ये क्या होंगी, तो ये पैरेलल टू लैटिट्यूड्स होंगी, नहीं होंगी, बताओ किसके पैरेलल होंगे, लैटिट्यूड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई सन की सनरेज मान लो हमने कहा कि इस एरिया पे वर्टिकल है, एक नॉर्मल जनरल कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, जहां पर अल्टीट्यूड का कोई मतलब रिगार्डिंग अल्टीट्यूड नहीं है, फ्री फ्रॉम अल्टीट्यूड हम ले रहे हैं यहाँ पे, ऊंचाई के साथ नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि सन के सनरेज मान लो यहाँ पे वर्टिकल है, तो यहां 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 सभी जगह वर्टिकल होंगे ना, पूरे उस पे, ये पूरे अक्षांश पे, पूरे लैटिट्यूड पे। तो सब जगह अगर वो लैटिट्यूड पे वर्टिकल है तो क्या सभी जगह लगभग टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं होगा। तो जनरली सामान्य तौर पे जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनके पैरेलल्स होती हैं क्या, अक्ष समताप रेखाएं। तो वहां पर लॉन्गिट्यूड की जगह क्या होना चाहिए था, जनरली इन मैप्स आइसोथर्मल लाइंस आर पैरेलल टू लैटिट्यूड्स, यानी समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूड के नहीं, मैप में जो दिखाया जाता है। ठीक हो गया पहली बात। अच्छा, दूसरा मतलब लैटिट्यूड्स के हिसाब से ही दिखाते हैं उसको, वो एक्रॉस तक कह सकते हो आप, लॉन्गिट्यूड के एक्रॉस है, ऐसे लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे होगा तो उसको एक्रॉस ऐसे हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन मैप पे उस ऑप्शन के हिसाब से हम उसको कहेंगे पैरेलल होता है। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब कोई भी समताप रेखा यानी ये लाइन पानी से जमीन पे जाएगी या जमीन से पानी पे जाएगी तो हल्की सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, यानी नॉर्थ और साउथ को बैंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि जमीन का तापमान और पानी के तापमान में क्या होगा, डिफरेंस होगा। पानी के तापमान और जमीन के तापमान में क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लो हम कह रहे हैं कि इस इलाके में जमीन का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर यहां पे मान लो 25 डिग्री था, यहां पे कितना डिग्री था, 25, एक समझाने के लिए। और जैसे ये हम कहां पे गए, जमीन में गए, तो हो सकता है कि 25 डिग्री यहां ना हो के यहां हो, तो फिर यहां हो, तो समताप रेखा हल्की सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई आइसोथर्मल लाइंस ओशन टू कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट टू ओशन वाइस वर्सा लिखा है उसने, जब मूव करती है तो हल्का सा नॉर्थ या साउथ को क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, हो जाएगी ना, क्योंकि जमीन के तापमान और पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये मेरी बात समझ गए आप दोनों। ठीक है ना, आइसोथर्मल बेंड स्लाइटली व्हाइल क्रॉसिंग फ्रॉम द लैंड मास टू ओशंस, बेंड हो जाती ऊपर या नीचे को, बेंड होना मतलब ये ऐसे या फिर ऐसे, लैटिट्यूड्स के पैरेलल होती है। आंसर क्या होगा, बी। क्या बात समझ में आई सभी के। गुड, ठीक है,
तो ऐसे सवालों में आपकी कोई गलती नहीं। अगर ऐसे सवाल अगर आप गलत कर भी देते हो ना, तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होता हूं। उसका रीजन ये है कि भाई आप यहाँ पे सीखने आए हो। किसी ने पहले से पढ़ा होता है, कोई अभी भी पढ़ रहा होता है, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी को कि सब कुछ याद हो। लेकिन अब यही आइसोथर्मल लाइन दो क्वेश्चन बाद फिर से आ जाए, तो वहां फिर आप सवाल गलत कर देखो, तब फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिखो, वायुमंडलीय दबाव तुंगता मापी। अब ये क्या है? ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। वायुमंडलीय दबाव तुंगता मापी द्वारा मापा गया किसी भी पवन के स्तंभ का स्थान और समय का वजन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेस एंड टाइम मेजर्ड बाय अल्टीमीटर। क्या अल्टीमीटर में नापा जाता है ये वायुदाब? ये आपको देखना है, ध्यान रखना। ये सब नहीं पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है। न्यूटन को न्यूटन ही पढ़ेंगे ना, बैरोमीटर को बैरोमीटर ही पढ़ा जाएगा, वायुदाब मापी नहीं पढ़ते हैं उसको। मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि वो इंग्लिश में यूज होता है। समदाब रेखा की निकट दूरी एक मजबूत दबाव प्रवणता को इंगित करती है, जबकि चौड़ी दूरी समदाब रेखा, देखो आइसोबार्स, इंग्लिश में पढ़ो आइसोबार्स। ये सवाल आपको नहीं भी आएगा तब भी काम चलेगा। वो कह रहा है कि आइसोबार्स इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, क्लोज स्पेसिंग। मैं बता दूंगा इसको क्या है, तो फिर भी अगर आपका मन कर रहा है इसमें आंसर लगाने का तो आप लगा सकते हो। यानी समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो वायुदाब प्रवणता अधिक होगी, और दूर दूर होंगी तो वायुदाब प्रवणता कम होगी। यह सवाल आपको बताना है 11th का। क्या इसका आंसर हो सकता है? दिमाग लगाओ। पहला आंसर तो गलत ही होगा ना, पहला कैसे सही हो सकता है? अब या तो आंसर डी होगा या तो बी होगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर अच्छा है, गुड, वेरी गुड। देखो तो बैरोमीटर होता है, अभी बताया भी था मैंने आपको। अब ये देखो स्पेसिंग का मामला, आइसोबार्स क्या होता है? देखो जैसे आइसोथर्मल लाइंस पढ़ी थी हमने थोड़ी देर पहले, वैसे ही अब है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स का मतलब क्या होता है समझो। जैसे हम कहते हैं ना, ये इंडिया है, मैं कह रहा हूं कि यहां से हवा जो है वो ऐसे आती है, मानसून की हवाएं ऐसे आती भारत में, या कोई हवा ऐसे आती। हवा हमेशा कहां से कहां चलती है? हम नॉर्मली कह सकते हैं कि विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब जहां पे ज्यादा हवा है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वहां से हवा कम की ओर जाती है, नॉर्मली इंसान के समझने के लिए। अब ये हवा यहां से देखो क्यों जा रही होगी, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। देखो अब आइसोबार्स हम कहेंगे कि ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल एयर प्रेशर पॉइंट्स। मान लो इस हिस्से में, इस हिस्से में, यहां 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 या ऐसे, हम एक सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं आपसे। मान लो यहां पर 1000 मिली बार एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर को हम किस में नापते हैं? मिली बार में, बार में। तो हमने कहा 1000 मिली बार एयर प्रेशर है, तो मतलब इनको मिला दो आपस में। ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल एयर प्रेशर प्लेसेस, मतलब समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या है? आइसोबार। समदाब रेखा तो कितने की समदाब रेखा हो गई? 1000 की समदाब रेखा हो गई। इसके बाद मान लो इस इलाके में ऐसे ऐसे में हमने कहा कि यहां पर 990 मिली बार एयर प्रेशर है, 990, तो इनको भी मिला दो। ए लाइन कनेक्टिंग 990 मिली बार और इक्वल एयर प्रेशर प्लेसेस आइसोबार। तो ये समदाब रेखा हो गई कितने की? 990 की। उसके आगे वाली मान लो ऐसे 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 में 980 मिली बार एयर प्रेशर था सपोज। तो कुल मिला के यहां हो गया ज्यादा प्रेशर, यहां हो गया कम प्रेशर, इसीलिए हवा यहां से इधर की ओर मूव करेगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्पेसिंग बिटवीन आइसोबार्स, मतलब समदाब रेखाओं के बीच की जगह। जैसे मान लो यहां पर वायुदाब इसको इसके इसके बीच में ऐसे घट रहा है, और यहीं पर ये है आपका 1000 मिली बार एयर प्रेशर, और यहीं पर है 990, और यहीं पर है आपका वही है सेम चीज 980। अब ये देखो यहां पर आराम आराम से एयर प्रेशर घट रहा है, मतलब भारत से एक बहुत
मान लो 1000 किलोमीटर दूर एयर प्रेशर 1000 था और भारत आते आते इतना कम हो रहा है, और यहां पर देखो बहुत तेजी से एयर प्रेशर क्या होते जा रहा है, कम हो रहा है। वही कह रहा है कि समदाब रेखाओं के बीच जो जगह है, स्पेसिंग बिटवीन आइसोबार्स, इस आइसोबार मतलब समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा, ये है, मान लो ये 1000 है, उसके बाद कुछ कम है कुछ कम है, उसके बीच में अगर जगह कम होगी या उसके बीच में जगह ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा। एक वर्ड उसने यूज किया है यहां पर, दाब प्रवणता। कहां चला गया, ये निकट दूरी मजबूत दाब प्रवणता को इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या वर्ड होता है, देखो देखो यहां पर एयर प्रेशर कितना है 1000, यहां पर कितना 90, तो प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता, दाब प्रवणता मतलब जो वायुदाब के घटने का क्रम है ये कितना है, 1000 में से 990 को घटा दो 10। डिफरेंस बिटवीन टू आइसोबार्स, दो आइसोबार के बीच में अंतर 1000 मिलीबार और 990 मिलीबार, तो अंतर कितने का हुआ 10। तो यहां पर दाब प्रवणता कितनी हुई 10, यहां पर दाब प्रवणता कितनी हुई 10 उसके, है ना। तो वायुदाब में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो वायुदाब में अंतर आ रहा है। लेकिन दूसरी जगह देखो वहां भी दाब प्रवणता कम है, वहां भी दाब प्रवणता क्या है, कम है, लेकिन वहां पर स्पेसिंग क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब देखो इसने कुछ लैंग्वेज में चेंज किया हुआ है, वो कह रहा है कि समदाब रेखा की निकट दूरी एक मजबूत दाब प्रवणता को क्या करती है, दिखाती, स्ट्रॉन्ग। यहां पर एक वर्ड लिखा है उसने, स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां पे है कि दबाव तेजी से कम हो रहा है, मतलब अगर समदाब रेखाएं बार बार नजदीक होंगी, जैसे वहां पे था, यहां पे समदाब रेखा 1000 की है, बगल में एक 990 है, उसके बगल में 980, तो समदाब रेखाओं के बीच में क्या है, अंतर कम है, बहुत तेजी से वायुदाब घट रहा है। तो मजबूत दाब प्रवणता का मतलब दाब का तेजी से, एयर प्रेशर का तेजी से क्या होना, कम होना। क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, मेरी बात समझ गए। और सजेस्ट वीक ग्रेडियंट, उसमें बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जब दूर दूर होगा वायुदाब, यहां पे मान लो 1000 है, बहुत दूरी में 990 हो रहा है, बहुत दूर जाके 980 हो रहा है, तो वहां पर हवा कम तेज चलेगी क्योंकि दबाव तेजी से नहीं कम हो रहा है। तो जहां पर दबाव तेजी से कम होगा, स्पेसिंग कम होगी, वहां पर तूफान की संभावनाएं हमेशा क्या होंगी, ज्यादा। यानी ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, कम स्पेसिंग बिटवीन द आइसोबार्स इंडिकेट्स क्या, तूफान, स्टॉर्म। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपके, गुड। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है, व्यापारिक पवनों और पश्चिमी पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी उत्तर पूर्वी है। वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, अगर ये सवाल आपको आता है तो बताओ, एंड वेस्टर्लीज इज नॉर्थ ईस्टर्ली। अब जिसने भी क्लाइमेट पढ़ा होगा उसको ये आना चाहिए, उत्तर पूर्वी होती है उत्तरी गोलार्ध में, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडलीय दबाव में अंतर पृथ्वी और उसके वायुमंडल के असमान ताप और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। मतलब कहीं पर एयर प्रेशर ज्यादा है, कहीं पर कम है। वो क्यों होता है, उसका कारण यह है कि इस पे एक तापमान एक तो अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और पृथ्वी का रोटेशन उसकी वजह से भी होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है। तीसरा सवाल है, ध्रुवीय क्षेत्र उच्च दाब के केंद्र होते हैं। ये आप जब पढ़ते हो ट्राई सेलुलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का त्रिकोशिकीय संचार, जिसमें आप हेडली सेल, फेरल सेल ये सब पढ़ते हो, या फिर ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड, सब ट्रॉपिकल, हॉर्स लैटिट्यूड, डोलड्रम, वहां का सवाल है। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। कुछ महानुभाव कह रहे हैं कि बी सही है, मतलब पहला गलत है। ये बात भी सही हो सकती है, आंसर जरूर लगाया करो, अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप आंसर लगाइए। ठीक है, सही आंसर दिया आपने, बी मतलब 2 और 3 सही है। कैसे, नहीं नहीं सॉरी, हाँ सही है, 2 और 3 मतलब ये हुआ ना, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। कैसे गलत है,
देखो ये विषुवत रेखा है, ये सब ट्रॉपिकल हॉर्स लैटिट्यूड है, हाई प्रेशर जोन 30 से 35, अस्वक्षांत जिसको कहते हैं। ये इस एरिया में ट्रेड विंड चलती है ना, इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। अब उत्तरी गोलार्ध तो यहां से यहां हुआ ना, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्या सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से आ रही हो, जो हवा जिस डायरेक्शन से आएगी उसका नाम वही होता है। ठीक है, मतलब ये जैसे हम कहते हैं ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, सॉरी ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो हवा अगर ऐसे आ रही तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है, इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या कह रहा है, व्यापारिक पवनों और पश्चिमी पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी है। तो व्यापारिक पवनों की तो है उत्तर पूर्वी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उत्तर पूर्वी तो है। लेकिन जो पछुआ पवनें होती हैं वेस्टर्लीज, जो इसके बीच में चलती हैं 30-35 नॉर्थ एंड 60-65 नॉर्थ में, ये पछुआ पवनें हैं वेस्टर्लीज, और यहां भी ऐसे चलेंगी। तो वेस्टर्ली वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन इसमें तो अंतर है ना, तो ये तो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट थोड़ी है। तो वेस्टर्ली मतलब वेस्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो वेस्टर्ली विंड्स नॉर्थ ईस्ट नहीं चलती, नॉर्थ ईस्ट खाली कौन चलती है, ट्रेड विंड्स। ये आप समझ गए बात। अच्छा, दूसरा सवाल है, वायुमंडल में दबाव, ये ध्रुवीय क्षेत्र उच्च दाब के केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हाई प्रेशर होता है, यहां भी हाई प्रेशर होता है, ठंडा बहुत होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला गलत, थर्ड वाला सही, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है। कहीं पर वायुदाब कम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, फैलती है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी, जैसे सब पोलर जोन पे, अब मैं पूरा तो नहीं बता सकता यहाँ पे, अर्थ की रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, कोरिलिस फोर्स लगता है, उसकी वजह से भी हवा डिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर की ओर निकलने लगती है, तो प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि पछुआ पवन की दिशा वेस्टर्ली होगी, वो नॉर्थ ईस्टर्ली नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर आपने सही दिया, वेरी गुड। आगे बढ़िए। 13, precipitation is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls to the earth। ये सवाल मैंने पहले बताया हुआ आपको। वो कह रहा है कि वर्षण कोई तरल या जमा हुआ जल है जो वायुमंडल में बनता है और पृथ्वी पर गिरता है। ये सवाल आपको आना चाहिए, वैसे गलत है कि सही है। वायुमंडल में धूल या धुएं के कण वर्षण के लिए आवश्यक है, ये दोनों ही सवाल आपको आना चाहिए। मतलब जब भी वर्षण होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तब क्या होगा, डस्ट और स्मोक के कण आपस में वहां पर मिलेंगे आपको एटमॉस्फेयर में, और वो उसके लिए जरूरी होते हैं। फटाफट बताओ 12वें का आंसर, नहीं सॉरी 13वें का, 13th। क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे धूल कण होते हैं, ये जमीन है, जमीन से हवा ऊपर उठती है, वाष्पीकरण होता है, एवेपोरेशन होता है, ऊपर उठते उठते ठंडी होती जाती है हवा, और इन्हीं छोटे मोटे धूल कणों के चारों ओर पानी या आइस की, पानी या बर्फ की, मैंने बताया था पहले, बादल में बहुत ऊपर होगा कंडेंसेशन, संघनन, तो आइस वाले बादल बनेंगे, बीच में होगा तो आइस प्लस वाटर भी बन सकता है, और नीचे नीचे होगा तो पानी बन सकता है। तो ऐसे पानी का समूह बन जाता है, इसी को बादल कहते हैं। और यही पानी या आइस जब नीचे गिर जाता है, जमीन पे आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्षण। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये होने बहुत जरूरी है, मैंने बादल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो आंसर इज सी, वेरी गुड, ये सवाल आपने बिल्कुल सही बताया। आगे, प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर विच फॉल्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट। ये वही सवाल है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से वर्षण के रूप हैं। दूसरा है, जब तापमान पर हिमांक बिंदु से नीचे संघनन होता है, जब जलवाष्प संघनित होकर सीधे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है।
अब ये सवाल आप समझ ही गए होंगे जो मैं कह रहा हूं। लेस इंटेंस रेनफॉल इज नोन एज स्लीट। कम तीव्र वर्षा को सहिम वृष्टि के रूप में जाना जाता है। क्या स्टेटमेंट ये सही है? ये आंसर आप बता सकते हो, मतलब कम से कम दो आंसर, दो ऑप्शन तो आपको आते हैं इसमें। अगर तीसरा नहीं भी आ रहा है तो दो के बारे में तो आपको जानना चाहिए, और आप आंसर लगा लोगे इसका सही, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे। देखो, प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है पहला वाला स्टेटमेंट। कोई भी चीज जो ऊपर कंडेंसेशन होकर बनती है, अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो आइस क्रिस्टल के रूप में फॉर्म बन सकता है, ओले बन सकते हैं, पानी बन सकता है, और उसका एक चौथा फॉर्म होता है स्लीट। ये क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, जब तापमान पर हिमांक बिंदु से नीचे संघनन होता है तो जल संघनित होकर सीधे बर्फ में क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है। ये स्टेटमेंट है दूसरा वाला। तो दूसरा सवाल सही है कि गलत है? मतलब दूसरा गलत कैसे हो सकता है भाई? वो कह रहा है कि जब पानी हिमांक से नीचे, जब सॉरी प्रेसिपिटेशन ब्रिजिंग पॉइंट से नीचे हो जाएगा तो क्रिस्टल अभी मैंने इसी सवाल को करते समय, जब मैं आपसे कहा था मैंने सवाल को कर लो, तब मैंने आपसे, जब इससे पहले वाले में देखो क्या बताया था मैंने, ये इस वाले में मैंने क्या कहा था, जब बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत ऊपर के बादल होंगे, ठंडा हो जाएगा, तब पानी क्रिस्टल फॉर्म में आइस वाले बादल बनेंगे, हिमकण के रूप में बनेंगे। अभी अभी बताया था इसमें। अब कुछ महान लोग यहां पे कहते हैं कि ये गलत हो गया है। कैसे गलत हो जाएगा ये सवाल? इसको भले ही आप गलत कर लो, इसको गलत कर लो, कोई बात नहीं, ये गलत कैसे हो जाएगा ये तो बताओ मुझे आप। है अनर्थ हो चुका है ये। अब कम तीव्र वर्षा को सहिम वृष्टि के रूप में जाना जाता है, गलत बात है, ऐसा नहीं होता। देखो स्लीट क्या होता है, स्लीट क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये सवाल आखिरी है आपका। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षण के रूप क्या क्या होते हैं, मतलब जो भी आपको ऊपर से, अभी लिखा था ना प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मॉइस्चर का एक फॉर्म है जो नीचे गिरता है। तो आपको ऊपर से नीचे गिरने में क्या क्या दिखता है? आप कहते हो कि नहीं तो हमें तो वर्षा मिलती है, आप कहते हो कि ऊपर से नीचे हमें वर्षा मिलती है ना, बारिश होती है। कई बार आप कहते हो नहीं बारिश जैसी तो नहीं हो रही, हल्की हल्की फुहार जैसी हो रही है। तो मतलब रेन प्लस ड्रिजल, फुहार, तो वर्षा और फुहार, हल्की बारिश को क्या बोल देते हैं? फुहार। ठीक है, ये ऊपर से आता है। कई बार आप कहते हो नहीं पानी नहीं गिर रहा, पानी के बदले बड़े बड़े आइस क्रिस्टल जैसे गिर रहे हैं, बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, तो आप कहते हो हेल स्टॉर्म हो रहा है, ओला गिर रहा है, तो हमने मान लिया भैया ओला गिर गया। तीसरी बात, आप जब आप कहीं पहाड़ों में चले जाते हो तो आप कहते हो नहीं बर्फबारी हो रही है, बारिश नहीं हो रही। क्या हो रहा है? बर्फबारी हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्नोफॉल कहते हैं। और चौथा फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं स्लीट। स्लीट का हिंदी है सहिम वृष्टि। देखो हिंदी में पढ़ो इसको, क्या लिखा है? सहिम मतलब रेन के साथ स्नोफॉल, ये आप इसको कह सकते हो, रेन के साथ स्नोफॉल। होता क्या है ना, देखो ये स्लीट क्या है, बारिश का एक फॉर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो यहां से बादल बादल बने और यहां से कुछ चीज गिर रही है, तो ऐसा होता है ना कई बार कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है एटमॉस्फेयर में। हो सकता है इस वाली लेयर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो तो पानी है, इस वाली का थोड़ा कम हो जाए तो पानी नीचे गिरते गिरते थोड़ा सा आइस क्रिस्टल्स में बन जाए, बर्फ में बदल जाए। जब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा और बीच के हिस्से में जो वायुमंडल से वो आ रहा है, तो कहीं का तापमान ज्यादा, कहीं का ज्यादा कम हो सकता है। तो अगर कम ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो सहिम वृष्टि, मतलब हो रही थी बारिश, बदल गया मोटे मोटे किसमें, उसमें, और नीचे जाके तापमान फिर ठंडा हो गया, फिर पानी में आ गया, तो सहिम वृष्टि। यानी वर्षा के साथ साथ बर्फबारी, और बर्फबारी और वर्षा ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से, यानी एटमॉस्फेयर में कहीं टेम्परेचर कम हो गया, ऊपर से पानी की बूंदें फिर से क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी, गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं सहिम। हिंदी में पढ़ो, सहिम वृष्टि। स मतलब साथ में, हिम वृष्टि, हिम के साथ वर्षा। तो स्लीट भी जो है एक प्रिसिपिटेशन का फॉर्म होता है। तो प्रिसिपिटेशन के 4 ही फॉर्म होते हैं जो मैंने आपको लिखे हैं। सवाल यह भी आ सकता है आपका कि कौन सा प्रेसिपिटेशन का, वर्षण का फॉर्म नहीं होता है, तो इसके अलावा कोई भी वर्षण का फॉर्म नहीं होगा।
जैसे इसमें वो आपको दिमाग आपका खराब करेगा, कैसे? वो लिख देगा फॉग। क्या कोहरा या मिस्ट या हेज क्या वर्षण का फॉर्म है? नहीं, हमने कहा ऊपर से जो मॉइस्चर नीचे गिर रहा है लिक्विड व सॉलिड के फॉर्म में, वो वर्षण है, वो प्रेसिपिटेशन है। कोहरा ऊपर कंडेंसेशन नहीं होता, कोहरे का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? निचले लेवल पे ही होता है। लोअर लेवल ऑफ कंडेंसेशन यानी लोअर क्लाउड, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोहरा, फॉग, बताया था ना कुछ दिन पहले। तो फॉग जो है वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं होता है। कभी सुना है आपने कि बाहर कोहरा लगा हुआ है, उस कोहरे को नाप के 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई? कोई ससुराल जा रहा था आदमी, बीच में कोहरा लगा था, इसलिए कोहरे की वजह से उसने कोहरे को जेब में भर लिया और वापस चला गया और कहा गया ससुराल में कि वो 1 बाल्टी पानी ले आया है। ऐसा नहीं होगा। हाँ, बारिश हो रही है, ओले हो रहे हैं, तो आप बर्फ पड़ रही तो उसको आप इकट्ठा करके पानी बना सकते हो ना उसका अपने हिसाब से। मोटा मोटा समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो फॉग, मिस्ट, ये सब अलग चीजें हैं, और प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के फॉर्म ये 4 ही होंगे आपको। सहिम, बर्फ के साथ वृष्टि। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर समझ गए ना अब आप? आपने सही आंसर दिया था, तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है आपने? तो बहुत सारे आंसर आप लोगों ने आज सही दिए, इसमें अच्छी बात है, गुड। और कुछ आंसरों में आप गड़बड़ा गए लॉजिकल में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बढ़िया से, और आंसर अपने आप सही होते जाएंगे, ठीक है? कल मिलते हैं आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।